फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक पड़ी हुई है जिससे सीटेट आगामी सीटेट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप जाके नीचे पीडीएफ को जरूर देखें और मिलते हैं हम लोग अपनी वीडियो। कैसे आप सब लोग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आए सीटेट शिक्षण के पहले क्लास में और सीटेट 2022 में इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आज हम लोग जानेंगे सीटेट के शिक्षण के बारे में, भाषा शिक्षण के बारे में। जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो है संस्कृत भाषा शिक्षण। आप लोग कॉपी पेन के साथ रहिए और जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाइएगा और जो चीज समझ में नहीं है आप रिवाइंड करके भी उसको देख सकते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि भाषा के दो स्वरूप होते हैं। भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जिस भाषा के स्वरूप को हम लोग सिर्फ बोल कर प्रकट करते हैं, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति करते हैं, वो भाषा आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। लेकिन मौखिक भाषा का अस्तित्व ज्यादा देर तक नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग मौखिक भाषा के रूप में बात करते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो हवा में बात ही रह जाती है, ज्यादा समय तक उसका अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन भाषा का जो दूसरा रूप है जो मनुष्यों ने विकसित किया वो है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा को आप जिस भी पेपर पे लिख दोगे वो भाषा आपके अनंत काल तक, जब तक वह पेपर रहेगा या उस पेपर की कॉपीज बनती रहेंगी तब तक आपके पास रहेगा। तो लिखित भाषा ही वह रूप है जिसकी वजह से सारा का सारा ज्ञान जो हम लोगों के पास 400, 500, हजारों वर्षों से ज्ञान आता जा रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब किसमें है? तो लिखित भाषा में लिखे गए हैं। मनुष्यों ने सबसे बड़ा काम यही किया कि मनुष्य ने अपनी ध्वनि को सांकेतिक रूप दे दिया। जैसे मनुष्य ने कहा का, तो ये एक ध्वनि है और उसको एक उसने क्या कर दिया, सांकेतिक रूप दे दिया। यहाँ ये जो का है ये पूरे हर एक जगह पे देवनागरी लिपि में इसको का ही पढ़ा जाएगा, इसको कभी भी गा नहीं पढ़ा जाएगा। तो का जो ध्वनि है उसका एक सांकेतिक रूप दे दिया मनुष्य ने, क्या कर दिया, उसको लिखित रूप दे दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। अब स्वीट महोदय की एक परिभाषा आती है आपके सीटेट के एग्जाम में जो पूछी जा सकती है। तो स्वीट महोदय ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्वन्यात्मक शब्दैः विचाराणाम अभिव्यक्तिकरणम इति भाषा। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है। यानी जब आप अपने विचारों को ध्वनि के माध्यम से दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाते हैं और दूसरे मनुष्य के विचारों को ध्वनि के माध्यम से ही ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये स्वीट महोदय की परिभाषा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि ध्वन्यात्मक शब्दैः विचाराणाम प्रकटीकरणमेव इति भाषा, यह किसकी परिभाषा है? तो स्वीट महोदय ने दी है। और इसके बाद हम जानते हैं कि भाषा के दो स्वरूप होते हैं। आप पूछेगा भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, आप दो बता देना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के निम्न रूप होते हैं, वो भी आप जान लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन सीटेट में बनता है। तो पहली भाषा आपकी कौन सी होती है? मूल भाषा, सांकेतिक भाषा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप यूएसए चले जाओ, ब्राजील चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, अगर आपको वहां की भाषा नहीं आती तब भी आप संकेत रूप में जो प्रकृति ने आपको भाषा प्रदान की है, आपकी सांकेतिक भाषा, आप बता सकते हो कि हाँ आपको भूख लगी है, हाँ आपको रोना आ रहा है, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, आपको प्यास लगी है। तो आप ये किस रूप में बता पाओगे? तो सांकेतिक भाषा के रूप में बता पाओगे। और सीटेट क्या पूछता है कि प्राथमिक भाषाया का अस्ति ना, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, मूल भाषा या सांकेतिक भाषा दे देगा। आप लोग ऑप्शन लगा के चले आना। कैसे पूछेगा कि भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपकी मूल भाषा या सांकेतिक भाषा ऑप्शन में होगी। आप लोग लगा के चले आना। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी भाषा कौन सी होती है? आपकी मातृभाषा होती है। सांकेतिक भाषा तो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन मातृभाषा आपको कहां से मिलती है? तो जो भाषा बालक अपनी माता की गोद में सीखता है, अपने परिवार जनों से सीखता है, पारिवारिक सदस्यों से सीखता है, वह कौन सी भाषा होती है? आपकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा में ही बालक सबसे पहले सहज होता है, सरल होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालक जब प्राथमिक विद्यालय में आता है तो उसके पास कौन सी भाषा होती है? तो कौन सी भाषा होती है? आपकी मातृभाषा बालक जो है वो आपका प्राथमिक विद्यालय में सीख के आता है। और शिक्षक को भी जब वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले बालक से किस भाषा में बात करनी चाहिए? तो उसकी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। जैसे आपको एक भाषा आती है, आपको हिंदी भाषा आती है और आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हो और उसको इंग्लिश भाषा आती है, वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश में ही आपसे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हाँ, आप पर प्रभाव तो पड़ रहा है कि हाँ उसको इंग्लिश आती है, लेकिन क्या आपको उसकी बात समझ में आ रही है? क्या आप उससे कनेक्ट कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी से भी आप उसकी मातृभाषा में बात करोगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो आपसे दूसरी भाषा सीखने के लिए सक्षम रहेगा। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसे बालक की मातृभाषा में उससे संपर्क साधना चाहिए।
ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है? प्रांतीय भाषा। प्रांतीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी प्रांत विशेष में सामूहिक लोगों द्वारा, अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात की भाषा बोल रहे हो तो वो आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाता है और उसको लगता है कि वो व्यक्ति आपका अपना आदमी है। तो अगर आपको किसी प्रांत के व्यक्ति से, किसी विशेष प्रांत से अपना संपर्क साधना है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप किस भाषा का इस्तेमाल करोगे? आप प्रांतीय भाषा का इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि जैसे एक बालक जो है वो विद्यालय में राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वह निम्न में से किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? 4 ऑप्शन दे देगा, मूल भाषा, सांकेतिक भाषा, राष्ट्रभाषा या प्रांतीय भाषा। तो आप प्रांतीय भाषा लगा के चले आना। राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, ये सारी भाषाएं कौन सी भाषा है? ये सारी भाषाएं आपकी प्रांतीय भाषा है जो प्रांत विशेष के साथ बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका राजभाषा से आता है। राजभाषा को कभी मत समझिएगा कि ये राज्य भाषा, ये राज्य भाषा नहीं है। राज्य भाषा कोई भाषा नहीं होती है, राज्य भाषा कोई प्रांतीय भाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा होती है जिस भाषा के द्वारा एक देश अपनी संपूर्ण सत्ता स्थापित कर रहा होता है। जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो लोगों ने सोचा कि भारत देश में तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो ऐसी कौन सी भाषा होगी जिससे राजकाज का यानी प्रशासन व्यवस्था का कार्य चलेगा। तो डिसाइड किया गया जो अधिकतर लोगों द्वारा भाषा बोली जा रही होगी वही भाषा हमारी राजभाषा होगी। और हिंदी भाषा अनुच्छेद 343 ए के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगर आप तमिलनाडु जाते हो और वहां पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी किसी से लड़ जाती है, तो जो चालान कटेगा वो तमिल भाषा में नहीं कटेगा, वो हिंदी भाषा में कटेगा, क्योंकि वहां पे राजभाषा, वहां पे भी हिंदी है, असम में भी हिंदी है, जम्मू कश्मीर में भी हिंदी है, गुजरात में भी राजभाषा क्या है आपकी? हिंदी है। तो 343 एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, पूछेगा 343 एक अनुच्छेदानुसारम राजभाषा किम अस्ति। तो आप क्या बताओगे? राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। राष्ट्रभाषा की डिफिनेशन क्या कहती है कि जिस राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा जो भाषा बोली जा रही होगी वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो राष्ट्रभाषा तो कहते हैं कि हाँ हिंदी को घोषित कर दो, लेकिन हिंदी को घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा की डिफिनेशन ही यह कहती है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में जो भाषा अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जा रही होगी वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होगी। अब चाइना में क्या है कि चाइना में अधिकतर लोग चाइनीज बोल रहे हैं, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा ऑटोमेटिक चाइनीज हो जाती है। इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगी, यूएसए जाएंगे तो अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगी, जापान जाएंगे जापानीज हो जाएगी। जब आप भारत में आएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो आपकी हिंदी भाषा बोली जा रही है। तो इसको घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो एक राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जा रही होती है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा आपको समझ में आया। एक होती है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिससे दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, पत्राचार व्यवहार किया जाता है, लोकाचार व्यवहार किया जाता है। वो कौन सी भाषा होती है? आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। और अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 343(2) के अनुसार, 343 अनुच्छेद 343(2) के अनुसार किसको दिया गया है? अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि अगर आप यहाँ से हिंदुस्तान से कोई लेटर चाइना जाता है तो वो चाइनीज भाषा में नहीं जाएगा, हिंदी भाषा में नहीं जाएगा, किस भाषा में जाएगा? इंग्लिश भाषा में जाएगा, क्योंकि हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। अगर हमें किसी भी देश के साथ संपर्क स्थापित करना होगा तो हम किस भाषा में स्थापित करेंगे? इंग्लिश भाषा में स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा सहायक राजभाषा, याद रखिएगा सहायक राजभाषा। किस भाषा का दर्जा दिया गया है? सहायक राजभाषा। अगर पूछता है तो सहायक राजभाषा का दर्जा आपका अंग्रेजी को यानी कि इंग्लिश को दिया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया? 343(2) के अनुसार दिया गया है। अब एक आपकी अंतिम भाषा आती है। भाषा का एक व्यवहारिक रूप है सांस्कृतिक भाषा। किसी भी देश का लोकाचार व्यवहार जिस भाषा में प्रदर्शित होता है वह आपकी सांस्कृतिक भाषा होती है। और जो सांस्कृतिक भाषा हमारी है वो कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा है। यानी कि जो संस्कृति है वो क्या है? आपकी संस्कृत है। तो जब आप देखिएगा कि जब आपका जन्म होता है आपको संस्कृत मिलेगी, जब आपका मुंडन होता है आपको संस्कृत मिलेगी, जब आपका विवाह होगा आपको संस्कृत मिलेगी, जब आपका मरण होगा या किसी की मृत्यु होगी आपको संस्कृत मिलेगी। तो हम लोगों की जो संस्कृति है वो किससे जुड़ी हुई है? संस्कृत से। और किसी भी देश की उन्नति के लिए उसकी सांस्कृतिक भाषा व संस्कृति का जो
मूल होता है वो सबसे अधिक होता है। तो अगर आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने देश की उन्नति करनी है, तो आपको कौन सी भाषा की जरूरत होगी? संस्कृत भाषा की जरूरत होगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सांस्कृतिक भाषा आपकी कौन सी है, आप लोग संस्कृत लगाकर चले आना। ठीक है, तो इतनी बात हुई। ये आपके संस्कृत भाषा शिक्षण से क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसी जितना आपका लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखा है, इसी में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आ जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग शिक्षण उद्देश्य का पढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, अपना मूल्यवान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।